Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th history chapter number 10 18th century political formation. इसको हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लिया है और आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। तो देखते हैं सीजिंग इंडिपेंडेंस 6 के बारे में। पहले ना मैंने दिखाया था ना आपने ये 6, ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे थे ज़्यादातर 6, ये देखो ये वाले एरिया में है ना। तो ये देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादा बोलबाला था सिखों का, ये इस एरिया में है ना। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं इन सीजिंग इंडिपेंडेंस। इसमें सबसे पहले सिखों के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Organization of the Sikh into a political community during the 17th century। 17th century में जो ये सिक्स हैं, ये मतलब एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में एमर्ज हो गए थे। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। हेल्प्ड इन अ रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब, ज़्यादातर पंजाब में इनका ज़्यादा बोलबाला था। सेवरल बैटल्स वर फॉट बाय गुरु गोबिंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड अ मुगल रूलर। जो गुरु गोबिंद सिंह थे 10वें गुरु हैं सिखों के, उन्होंने राजपूत और राजपूत एंड मुगल रूलर के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा, खालसा पंथ की साधना से पहले और खालसा पंथ की साधना से बाद भी। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ 1708 में हो गई थी। द खालसा रोज इनटू रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। जो खालसा पंथ की जो साधना की थी, जो खालसा था वो एक रिवोल्ट बन के उभर गया था मुगल अथॉरिटी के खिलाफ अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप। डिक्लेयर देयर सोवर्जियन रूल बाय अ स्ट्राइकिंग कॉइन इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह एंड एस्टेब्लिश देयर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलुज एंड जमुना। तो जो बंदा बहादुर थे उन्होंने सिक्के भी चलाए थे। एक तरफ पे उन्होंने गुरु नानक देव और दूसरी तरफ पे गुरु गोबिंद सिंह जी की उन्होंने तस्वीर स्ट्राइक करवाई थी और उन्होंने एस्टेब्लिश किया था अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन सतलुज और जमुना नदी के बीच के इलाकों में। बंदा बहादुर was captured in 1715 and executed in 1716। 1715 में इनको पकड़ लिया गया बंदा बहादुर को, 1716 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। यू कैन सी दिस द sword of the महाराजा रंजीत सिंह, these are the sword of महाराजा रंजीत सिंह। okay, then under a number of the able leaders in the 18th century, the Sikhs organized themselves into a number of a bands called jathas। तो अलग अलग बंस में ये सिखों ने अपनी वो ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिनको जथा बोला जाता था। लेटर इसको मिसल भी बोला जाने लगा। देयर कंबाइंड फोर्स वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी। इन सभी को कंबाइंड करके ग्रैंड आर्मी बोला जाता था, दल खालसा बोला जाता था। द एंटायर बॉडी यूज्ड टू मीट एट अमृतसर एट अ टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली टू टेक अ कलेक्शन डिसीजन नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ गुरु माता। तो ये बैसाखी और दिवाली के फेस्टिवल में अमृतसर में इकट्ठा होते थे, जिसमें ये डिसीजन लेते थे, कलेक्टिव डिसीजन लेते थे, जिसको गुरु माता या रेजोल्यूशन ऑफ गुरु बोला जाता है। अ सिस्टम कॉल्ड राखी was introduced offering protection and to a cultivation on the payment of a tax 20% of the produce। तो क्या जी, इन्होंने राखी सिस्टम भी शुरू किया जिसमें ये ऑफर करेंगे प्रोटेक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए अपनी पेमेंट का 20% अपनी प्रोडक्शन का। गुरु गोबिंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद अ बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इनको ये इंस्पायर किया था, जो खालसा है वो उसकी किस्मत में रूल करना है, राज करेगा खालसा, उन्होंने ये बोला था। देयर वेल निट ऑर्गेनाइजेशन अनेबल देम टू पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिडेंस टू द मुगल गवर्नर फर्स्ट एंड देन टू अहमद शाह अब्दाली हु हैड सीज्ड द रिच प्रोविंसेस ऑफ द पंजाब एंड सरकार ऑफ सरहिंद फ्रॉम द मुगल। तो ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी। जो सक्सेसफुल जो रेजिडेंस थे, मुगल गवर्नर थे, उनको पुटअप कर दिया। देन इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भी, जो बहुत प्रोविंसेस को, रिच प्रोविंसेस को ये सीज कर रखा था उन्होंने, और सरकार ऑफ द सरहिंद ऑफ मुगल, इनको भी अपने कब्जे में कर लिया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, द खालसा डिक्लेयर देयर सोवर्जियन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ऑन कॉइन। तो इन्होंने अपना कॉइन चलाए थे 1765 में। सिग्निफिकेंटली द कॉइन बिफोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज वन
ऑन द ऑर्डर इशूड बाय खालसा इन द टाइम ऑफ द बंदा बहादुर। तो ये उस पर वही खुदवाया गया था जो बंदा बहादुर के समय पे, खालसा के समय बंदा बहादुर ने इशू करवाए थे वो ऑर्डर्स को, ठीक है। द सिख टेरिटरी इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू झेलम जमुना, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर। जो सिख टेरिटरी थी 18th सेंचुरी के लास्ट में, तो ये इंडस से लेकर जमुना तक फैल गई थी, मगर फिर भी ये इसको डिवाइड किया गया था डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, प्रोविंसेस में डिफरेंट डिफरेंट रूल कर रहे थे रूलर, ठीक है। वन ऑफ देम आ महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह उनमें से एक है। रीयूनाइटेड दीज ग्रुप्स एंड एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799। 1799 में रणजीत सिंह ने उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई लाहौर से, महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है, और एस्टेब्लिश किया था इन ग्रुप को, रीयूनाइट किया था इन ग्रुप्स को। तो ये देखेंगे, ये दिस इज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ शिवाजी। टुवर्ड द एंड ऑफ 17th सेंचुरी a powerful state started emerging in the Deccan under the leadership of Shivaji, which finally led to the establishment of the Maratha state। तो 17th सेंचुरी के लास्ट में तो एक डेक्कन इलाके में शिवाजी के अंडर तो मराठा स्टेट एस्टेब्लिश हुई। शिवाजी बॉर्न इन शाहजी एंड जीजाबाई एट शिवनेरी इन 1630 में उनका बर्थ हुआ था। शाहजी उनके फादर का नाम, जीजाबाई उनकी मदर का नेम था। शिवनेरी जगह पे उनका बर्थ हुआ था। अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर एंड हिज गार्डियन दादा कौनदेव, शिवाजी embarked on a career of the conquest as a young age। तो उन्होंने छोटी एज में ही मतलब लड़ाइयाँ वगैरह कॉन्क्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। द ऑक्यूपेशन ऑफ द जवली मेड हिम एन अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मालवा हाईलैंड्स which paved the way for a further expansion। His exploits against the forces of the बीजापुर and Mughals made him a legendary figure। तो मुगल्स के लिए ये एक legendary figure बन गए थे। He often resorted the guerrilla warfare। ये गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे अगेंस्ट हिज ओपोनेंट, जो इनके दुश्मन होते थे। बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सपोर्टेड बाय अ रिवेन्यू कलेक्शन मेथड बेस्ड ऑन द चौथ एंड द सरदेशमुखी, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मराठा स्टेट। तो इन्होंने बहुत अच्छी इन्होंने मराठा स्टेट बनाई, यानी कि मराठा भी इन्हीं का बोलबाला था। वी कैन से इन अ वेरी ऑर्डिनरी वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स। मराठास के बारे में पढ़ेंगे तो मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजन किंगडम टू अराइज आउट द सस्टेन अपोजिशन ऑफ द मुगल रूल। तो ये जैसा कि हमने सिखों के बारे में देखा था, पंजाब में ये भी मुगल्स के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था और अपना ही इन्होंने अलग रीजन में अपना रूल बना लिया था, रूल करना शुरू कर दिया था, अपना किंगडम बना लिया था। ऐसे ही मराठा किंगडम बना लिया था मुगल रूलर के खिलाफ। इसमें ये भी एक और रूलर बन गए थे जिसमें शिवाजी carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior family देशमुख। So देशमुख की मदद से, उनकी सपोर्ट से इन्होंने एक बहुत ही स्टेबल किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजन पैस्ट्रोलिस्ट कुनबीज प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। तो ये जो पीजन वगैरह थे ये सभी इनकी आर्मी का बैकबोन माने जाते हैं। ओके, शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल इन द पेंसुला। तो ये इन सभी जो इनके मेंबर थे तो ये मुगल्स के खिलाफ इनको ये यूज़ करते थे, उनको डराने के लिए, ओके, इनके चैलेंज करने के लिए। आफ्टर शिवाजी की डेथ के बाद एफिशिएंट पावर इन द मराठा स्टेट वाज विल्ड बाय द फैमिली ऑफ द चित्तपवन ब्राह्मण हु सर्व्ड शिवाजी सक्सेसर एट अ पेशवा और प्रिंसिपल मिनिस्टर। तो शिवाजी के बाद जो चित्तपवन ब्राह्मण है वो सर्व करते हैं शिवाजी के एज अ सक्सेसर, ठीक है, पेशवा, एज अ पेशवा, जब प्रिंसिपल मिनिस्टर बोलते हैं जिसको। पूना बिकम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। पूना थी कैपिटल मराठास की। तो अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। पेशवा के अंडर तो मराठा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना ली थी। दिस सक्सेस ले बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द मुगल्स। तो इन्होंने फोर्टिफाई कर लिया था मुगल्स का जो एरिया था। बाय रेडिंग सिटी, तो ये सिटीज़ पे रेड करते थे। और बाय एंगेजिंग मुगल्स आर्मी इन एरिया वेयर देयर सप्लाईज लाइन्स एंड इन्फोर्समेंट कुड बी इजीली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये फिर वो क्या करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो भी सामान होता था, जो सप्लाई होती थी वहाँ से।
Between 1720 and 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंड। 1720 से लेकर 1761 में मराठा का जो एम्पायर वो और ज़्यादा बढ़ गया। इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स। तो मालवा एंड गुजरात ये दोनों उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए थे मुगल से हथिया कर 1720 में। और बाय 1730 द मराठा किंग्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। तो इन्होंने ये 1730 में मराठा किंगडम एक डेक्कन पेनिनसुला पे अपना यानी कि अपना एक रिकॉग्नाइज पहचान बना दी थी इन्होंने। ही पोजेस्ड द राइट टू अ लेवी चौथ एंड द सरदेशमुखी इन एंटायर रीजन। चौथ एंड सरदेशमुखी ये अपने एंटायर रीजन से ये इनका एक वो लेने लगे थे, एक तरह का वो वी कैन से रिवेन्यू था। चौथ मतलब क्या होता है? 65% ऑफ द लैंड रिवेन्यू क्लेम्ड बाय जिमीदार। 65% ये प्रोडक्शन जितनी भी होती थी 25 प्रोडक्शन का लेते थे ये जो जिमीदार का होती थी। इन द डेक्कन दिस वाज कलेक्टेड बाय मराठा। ये डेक्कन एरिया में ये मराठा से कलेक्ट करते थे। सुरदेशमुखी में क्या 9 to 10% लेते थे लैंड रिवेन्यू का, जो हेड रिवेन्यू को एज अ कलेक्ट करके उसको न दिया जाता था। तो ये क्या है जी? बाजीराव वन आल्सो नोन एज अ बाजीराव बालद वाज सन ऑफ अ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ही वाज अ ग्रेट मराठा जनरल हु इज credited to have expanded the Maratha kingdom beyond the Vinyas and known for his military campaigns against the Malwa, बुंदेलखंड, गुजरात एंड पोर्तुगीज। तो ये जो बाजीराव हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी मराठा एक जनरल थे जो इन्होंने बहुत से मिलिट्री कैंपेन शुरू किए थे किनके? मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात एंड पोर्तुगीज के अगेंस्ट। तो आगे आफ्टर रीडिंग Delhi in 1737 the frontier of Maratha domination expanded rapidly। तो ये दिल्ली को दिल्ली का फ्रंटियर को कैप्चर करने के बाद इन्होंने अपना और भी जो डोमिनेशन है वो एक्सपैंड होता गया। राजस्थान में, पंजाब के नॉर्थ वाले पार्ट में, इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन ईस्ट, बंगाल और उड़ीसा के पार्ट में, कर्नाटका में, तमिल में, तेलुगु में, कंट्री इन द साउथ की कंट्रीज में। These were not a formally included in the Maratha Empire। चाहे ये मराठा के एम्पायर में फॉर्मली इंक्लूड नहीं करते थे, बट वर मेड टू पे ट्रिब्यूट एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सोवर्जेनिटी। मगर फिर भी ये मराठा को अपने अधीन समझते, मराठा को अपने से बड़ा समझते थे, तो ये अपने ट्रिब्यूट वगैरह इनको देते थे। ठीक है, उनकी सोवर्जेनिटी यानी कि उनकी जो पावर को ये मानते थे और बाकी जो राजस होते थे। ठीक है, एक्सपेंशन ब्रॉट अ एनॉर्मस रिसोर्स। जो एक्सपेंशन है इससे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इनको मिले, बट इट केम एट अ प्राइस। तो बट ये एक प्राइस पे आते थे। दिस मिलिट्री कैंपेन्स आल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टुवर्ड द मराठा। तो ये मिलिट्री कैंपेन जो इन्होंने शुरू किए हुए थे, तो बाकी और भी जितने मराठा के जो रूलर थे वो भी इनके साथ क्या जी उनके साथ वो करते थे, अच्छा बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर दिखाते थे। एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइन टू सपोर्ट द मराठा ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में उन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं दिखाया था, चाहे वो उनके साथ हॉस्टाइल बिहेवियर दिखाते थे। Alongside endless military campaigns, the Maratha developed an effective administrative system as well। तो मिलिट्री कैंपेन के अलावा भी इन्होंने मराठा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो बहुत अच्छे से चल रहा था। Once conquered has been a compelled and a Maratha rule was the secure revenue demand were gradually introduced, taking a local condition into accounts। Agriculture was emerged and a trade revived। तो एग्रीकल्चर भी बहुत इनकरेज किया गया, ट्रेड्स भी दोबारा आ गया था। दिस अलाउड मराठा चीफ। ये किसको ने अलाउड किया था? मराठा के जो चीफ हैं सरदार ने, जैसे सिंधिया, ग्वालियर के, गेकवाद, बड़ौदा के, बंसोले ऑफ द नागपुर, द रिसोर्सेज ऑफ द रिच पावरफुल आर्मी। मराठा कैंपेन्स इनटू मालवा इनटू 1720 डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटी इन दिस रीजन। तो ये मराठा की जो कैंपेन्स है जो मालवा में हो रही थी, उन्होंने चैलेंज नहीं की, उन्होंने कोई भी चैलेंज नहीं किया था ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में इस रीजन में। उज्जैन एक्सपेंड अंडर अ सिंधिया। जो उज्जैन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था सिंधिया पैट्रोनेज में, और इंदौर, होलकर
नंबर में, और बाय ऑल अकाउंट्स these cities were large and prosperous and a functional as important commercial and a culture center। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते थे, जैसे कमर्शियल और कल्चर सेंटर बन गए थे ये जो इलाके हैं, रीजन हैं। न्यू ट्रेड्स रूट्स एमर्ज्ड विद इन द एरिया कंट्रोल्ड बाय द मराठास। तो ये बहुत से ट्रेड्स रूट्स एमर्ज हुए थे जो मराठा के कंट्रोल के अंदर। द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड इन अ न्यू आउटलेट इन पूना। पूना में जो ये इलाका पाया जाता है चंदेली, ये इसमें सिल्क की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती थी, जो मराठा की कैपिटल है पूना। Burhanpur, which had earlier participating in the trade between Agra and Surat, now expand its hinterland to include the Pune and Nagpur। तो पूना एंड नागपुर जो आगरा एंड सूरत है वो भी एक्सपेंड हो गया था, और इसने पूना और ये नागपुर को भी, साउथ वाले पार्ट को जो लखनऊ और इलाहाबाद ईस्ट वाले पार्ट को भी अपने में इंक्लूड कर लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे जाट्स के बारे में। Like the other states, the Jats consolidated their power during the late 17th and 18th century। जाट्स भी बहुत सी स्टेट्स में उन्होंने 17th और 18th सेंचुरी में अपनी पावर गेन कर ली थी, यानी कि रूल करना शुरू कर दिया था बहुत से रीजन पे। अंडर देयर लीडर्स Chudaman, they acquired a control over a territory situated in the west of the city of Delhi। दिल्ली सिटी के वेस्ट में जितने भी जो टेरिटरीज थी उसमें जो चूड़ामन थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। बाय द 1680s they had begun dominating the region between two imperial city of Delhi and Agra। तो दिल्ली और आगरा की जो imperial cities हैं उन पे उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। For a while they become a virtual custodians of the city of Agra। The Jats were a prosperous agriculture, and the towns like a Panipat and a बल्लाभागर बिकम अ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन द एरिया डोमिनेटेड बाय देम। तो जो जाट्स की जो प्रोस्पेरिस एग्रीकल्चरिस्ट थे, टाउन्स थे, जैसे पानीपत हो गया जी, बल्लभगढ़ हो गया जी, ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गए थे जो ये जाट्स डोमिनेट कर रहे थे इन सेंटर्स को। अंडर आ सूरजमल के अंडर द किंगडम ऑफ द भारतपुर एमर्ज एज द स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो सूरजमल के अंडर तो भारतपुर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट एमर्ज हुआ था। When नादिर शाह सेक्ड दिल्ली, तो नादिर शाह ने दिल्ली को 1730 में कब्जा कर लिया था, सेक किया था। मैनी ऑफ द सिटी ऑफ द नोबल्स टुक रिफ्यूज है, तो बहुत से रिफ्यूज यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है जी। हिज सन जवाहिर शाह हैड 30,000 ट्रूप्स ऑफ हिज ओन। तो उसके जो बेटा था उसके 30,000 ट्रूप्स थे अपने, और हायर्ड अनदर, उसने 20,000 मराठास और 15,000 जो सिक्स है ट्रूप्स को मुगल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उन्होंने अपने रखे थे। वाइल द Bharatpur fort was built in a faintly traditional style at a dig. The Jats built an elaborate garden palace combining style seen at Amber and Agra. Its buildings were modeled on an architectural form first associated with the royalty under Shah Jahan। तो शाहजहाँ के बारे में जो इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी, जो मॉडल्स थे, जो फॉर्म थे, आर्किटेक्ट था, वो एसोसिएट करती थी जो शाहजहाँ की बिल्डिंग की रॉयल्टी से मैच करती थी। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लेकर 1794 में चला। इन द वेरियस स्टेट्स सिस्टम ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिया, जैसे कि 18th सेंचुरी में बहुत कुछ हो रहा था हमारे इंडिया में भी। द कॉमन पीपल डिड नॉट एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ देयर गवर्नमेंट। तो कॉमन मैन है, उनको राइट ही नहीं था कि वो पार्टिसिपेट करे भी कोई भी गवर्नमेंट के जो अफेयर्स है उसमें। इन द वेस्ट वर्ल्ड में वेस्टर्न पार्ट में हमारे अर्थ के, ठीक है। दिस वाज द सिचुएशन अंटिल द लेट 8th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के लेट में यहाँ पे भी एक ऐसा ही सिचुएशन शुरू हो गई थी। द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैलेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द अरिस्टोक्रेट। तो उन्होंने चैलेंज किया कि क्यों भाई सिर्फ जो अरिस्टोक्रेट्स है वही क्यों ही ये सभी प्रिविलेजेस हैं पॉलिटिकल और सोशल, वही क्यों एंजॉय कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन में द मिडिल
class, peasants, artisans fought against the special rights enjoyed by the clergy and the nobility. तो उन्होंने लड़ाई की कि जो क्लर्जी और जो नोबिलिटी है वो अलग से उनको क्यों ट्रीट किया जाता है, उनको अलग से ट्रीट क्यों किया जाता है, तो उनके खिलाफ उन्होंने स्पेशल राइट्स के जो इंजॉय करते हैं उनके खिलाफ उन्होंने बोले वो. दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन अ सोसाइटी शुड हैव अ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ. उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी का कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको बर्थ के बेस पे कोई भी प्रिविलेजेस देने चाहिए. रादर पीपल्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड्स ऑन मेरिट. तो मेरिट के बेस पे ये सोशल पोजीशन होनी चाहिए. द फिलोसफर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन सजेस्ट दैट देयर बी अ इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. जो फिलोसफर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो चाहते थे कि सबके लिए इक्वल लॉज और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. दे ऑल्सो हेल्ड दैट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल who must possess the right to participate in this affair. तो जो पीपल है वो भी जो राइट हैं उनको मिलने चाहिए. पॉलिटिकल अफेयर जो गवर्नमेंट अफेयर सब जनता को मिलने चाहिए. मूवमेंट सच एज द फ्रेंच एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड सब्जेक्ट इनटू सिटीजन. तो ये जो आइडिया से जो सभी सिटीजन में धीरे धीरे ये आइडिया फैल गए. द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल स्टेट एंड डेमोक्रेटिक राइट्स टुक रूट इन इंडिया फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में यही आइडिया हमारे इंडिया में भी आए और हम भी आज़ादी के लिए लड़े, अपनी राइट्स के लिए लड़े और हमने आज़ादी 1947 में पा ही ली. तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू.